जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन। पंचायती राज पुनर्गठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सहित अन्य नेता बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी जानकारी, पंचायती राज पुनर्गठन के दौरान आ रही शिकायतों और परिवेदनाओं पर विचार हो रहा है। पुनर्गठन के दौरान प्रदेश में कई जगह पंचायत हेडक्वार्टर को लेकर समस्याएं आई हैं। लोग नियमानुसार पुनर्गठन नहीं होने के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। बड़ी जानकारी, अपनी अपनी शिकायत लेकर ग्रामीण भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ गिरिजा व्यास के घर पहुंचे। सभी नेताओं ने गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, कल शाम अहमदाबाद में निजी चिकित्सालय में गिरिजा व्यास ने आखिरी सांस ली थी, जिनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। की सेवा की, पूरा जीवन उन्होंने सामाजिक सेवा में बिताया। उन्होंने विधायक रहते हुए राजस्थान की सरकार में मंत्री रही, केंद्र के अंदर केंद्र सरकार में लोकसभा सांसद बनकर के कैबिनेट मंत्री रही, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही, प्रोफेसर, कवियत्री, ये सब पूरा का पूरा जीवन विभिन्न मंचों के माध्यम से उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रही। संगठन के मामले में जो उन्होंने लंबी लकीर खींची, मैं समझता हूं कि कोई मिटा नहीं पाया। वास्तव में उन्होंने हमेशा सबको साथ लेते हुए सबका विकास और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को भी उन्होंने मजबूती के साथ में आगे बढ़ाया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई, हम सबको दुख है। चले जाना, मैं समझता हूँ उनकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। देश की राजनीति के अंदर, राजस्थान की राजनीति के अंदर उनका अपना एक अलग स्थान था। उनकी साफ सुथरी राजनीति और सेवा का जो उनके मन के अंदर जो विचार था, चाहे वो राज्य सरकार हो के अंदर हो, चाहे केंद्र सरकार के अंदर हो, चाहे प्रोफेसर के रूप में और चाहे महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनका काम हो, उनका जो काम है वो ऐतिहासिक काम था। आज लोग उनको याद कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उनकी तरफ से पुष्प चक्कर भी आदरणीय गहलोत साहब ने, डोटासरा जी ने और मैंने यहाँ पे अर्पित किए हैं। ये एक दुख की घड़ी है, कष्ट का क्षण है। परमपिता परमात्मा से यही कहना चाहूँगा कि इस कष्ट की घड़ी के अंदर परिजनों को शक्ति दे, जनता की सेवा की। और पूर्व सीएम अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा, स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय गिरिजा व्यास के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा, स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की और आज शाम कांग्रेस की वरिष्ठ नेता स्वर्गीय गिरिजा व्यास के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा, स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की और आज शाम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय गिरिजा व्यास के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व मंत्री महेश जोशी को मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत। 8 मई से 10 मई तक मिली है अंतरिम जमानत। 11 मई को सुबह 8 बजे तक करना होगा सरेंडर। ईडी मामलों की विशेष अदालत में जज खगेंद्र कुमार शर्मा ने आदेश दिए। पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद के रीति रिवाजों के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। रीति रिवाजों के लिए मांगी गई थी 9 दिन की अंतरिम जमानत। एडवोकेट दीपक चौहान के जरिए दायर की थी जमानत याचिका। जल जीवन मिशन के 979 करोड़ के घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। पत्नी के निधन पर 28 अप्रैल को मिली थी 4 दिन की अंतरिम जमानत। फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल में है महेश जोशी। तो एडवोकेट दीपक चौहान के जरिए जमानत याचिका दायर की थी। जल जीवन मिशन में 979 करोड़ के घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा मामला, और मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में है पूर्व मंत्री महेश जोशी। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर डीडवाना जिले में संचालित रास्ता खोलो अभियान ग्रामीण क्षेत्रों की राहें आसान कर रहा है। डीडवाना तहसीलदार सुमेर सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर पुखराज सेन के निर्देशन में प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह रास्ते खुलवाए जा रहे हैं। रास्ता खोलो अभियान के सफल क्रियान्वयन और अधिक से अधिक आमजन को लाभान्वित करने के लिए जिला कलेक्टर श्री पुखराज सेन स्वयं अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभियान के तहत डीडवाना तहसील के कटानी रास्ते जो चिन्हित कर प्रतिदिन राजस्व टीम गिरदावर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ग्राम पंचायत से उपलब्ध संसाधन के माध्यम से मौके पर रास्ता खुलवाया जाता है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएचओ भर्ती 2022 ब्रिज कोर्स शुरू करवाने में नाकाम एनएचएम विभाग। सीएचओ भर्ती 2022 में नवचयनित काट रहे हैं विभाग के चक्कर। भर्ती का फाइनल रिजल्ट 9 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिए जा चुके, लेकिन एनएचएम विभाग की लापरवाही के कारण 4 महीने बीतने के बाद भी ब्रिज कोर्स विभाग ने शुरू नहीं किया है। सभी नवचयनित सीएचओ लगातार एनएचएम एमडी पीडी से मिल रहे हैं। ब्रिज कोर्स शुरू करवाने की लगातार मांग उठाई जा रही है। और पीडी सर से मिले तो उन्होंने बोला कि आपका फाइनल रिजल्ट अभी कुछ होल्ड स्टूडेंटों के रिजल्ट आने के बाद में होगा और आपका ब्रिज कोर्स भी तभी होगा चालू। और उसके बाद में हम पहले लास्ट बार आए तब अधीनस्थ बोर्ड गए थे और आलोक राज जी से मिले तो उन्होंने बोला भाई ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ होल्ड विद्यार्थियों की वजह से रिजल्ट रोका जाए, कि फिर मान लो फिर हम होल्ड का रिजल्ट जारी करेंगे फिर 10-5 स्टूडेंट रह गए तो फिर ऐसा तो कब तक चलता रहेगा। तो मेरा कहना यही है कि आप उनसे बोलो कि आप ब्रिज कोर्स जल्दी जल्दी शुरू करें। तो मैं यही मांग करता हूँ कि हमारा जल्दी से जल्दी ब्रिज कोर्स शुरू हो और हम लोगों को रोजगार मिल सके। एमडी मैडम और पीडी सर से सीएचओ भर्ती 2022 को लेकर हम उनसे मुलाकात की थी। एमडी सर ने ये बताया कि हम 2-3 दिन में इसका बोर्ड से रिजल्ट आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, उसके बाद में हम ये ब्रिज कोर्स शुरू करवाएंगे। 7 दिन में ब्रिज कोर्स शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ उसके बाद हम अधीनस्थ बोर्ड आलोक राज जी से मिलते हैं तो आलोक राज जी तो इधर बोर्ड का नाम लेते हैं, बोर्ड में मिलते हैं तो आलोक राज जी का नाम ले। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि मामला कहाँ अटका हुआ है। कहाँ से आए हैं अभी आप? मैं सर झुंझुनू से आया हूँ। लगातार हम हर महीने 1-2 बार अधिकारियों से मिल ही लेते हैं। डायरेक्ट यही बात सामने आती है कि बोर्ड फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके में एक ईंट भट्टे पर करीब 3 दर्जन बांग्लादेशी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम जब केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद ईंट भट्टे पर जांच करने पहुंची तो पास के जंगलों में ये लोग भाग छूटे, जिन्हें पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद पकड़ा। लेकिन दूसरे ईंट भट्टे पर काम कर रहे करीब 1 दर्जन बांग्लादेशी भागने में कामयाब रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय और राज्य खुफिया विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की और जांच के दौरान पता चला कि अवैध रूप से बॉर्डर पार कर बंगाल में प्रवेश किया था, जिसके बाद कुछ एक ने भारतीय दस्तावेज भी बना लिए। सरकार की एडवाइजरी के बाद भी बांग्लादेशियों को शरण दे रखी थी और मजदूरी करवाई जा रही थी। कहीं ना कहीं पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर भी इसमें सामने आया है। देखो, राज्य सरकार के निर्देशानुसार, उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार
अपने राज्य में, इलाके में जहाँ भी जो अवैध रूप से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो हैं रह रहे हैं, इनकी एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान के तहत आज हमारे थाना खंडेला की टीम द्वारा मेरे द्वारा टीम गठित की जा कर के और इलाके में ये होटलों पे, ढाबों पे, मस्जिदों में और ईंट भट्ठों पे इन पे चेकिंग की गई, तलाशी ली गई। तो अभी ये जो बालाजी ईंट उद्योग भट्ठा है, इसके ऊपर हमने करीब 35 पुरुष, महिला, बच्चे मिलाकर पकड़े हैं जो बांग्लादेशी हैं, जो अवैध रूप से भारत में आकर के और भट्ठे पे काम कर रहे थे। इनको डिटेन कर लिया गया है और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है, जिसके अंदर CID की टीम भी यहाँ आ गई है। वो भी इनसे पूछताछ कर रही है और इनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई जो भी जैसे भी निर्देश आदेश प्राप्त होंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। देखो, और अब बांदीकुई से खबर है, जहां नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान और अभियान का आज पहला दिन रहा। SDM राम सिंह राजावत और EO नमन शर्मा ने संयुक्त कार्रवाई की। पालिका प्रशासन को दुकानों के आगे फुटपाथ पर लगे 2 फुट का अतिक्रमण दिखा। जिस जगह से हटाया जा रहा था अतिक्रमण, उसी दुकान के बगल में लंबा चौड़ा अवैध निर्माण चल रहा था। बल्कि अवैध निर्माण से तो लाखों रुपए के राजस्व को भी चूना लगा है, फिर भी पालिका प्रशासन को अवैध निर्माण नजर नहीं आया। अतिक्रमण अभियान को देखकर भाग छूटे अवैध निर्माणकारी, परंतु पालिका प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं की। अभियान का आज पहला दिन रहा। अतिक्रमण अभियान को देखकर भाग छूटे अवैध निर्माणकारी। इस अभियान का आज पहला दिन रहा और अवैध निर्माण पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लेकिन अवैध निर्माण से जो राजस्व को भी नुकसान हो रहा था, उस ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। और अब भीलवाड़ा की कोटड़ी से बड़ी खबर है, जहां गोरा खेड़ा विद्यालय में एक मादा पैंथर और 2 शावक घुस आए। आबादी क्षेत्र में पैंथर का शावक आ जाने से हड़कंप मच गया। मनसा पंचायत के गोरों का खेड़ा गांव का पूरा मामला है। कोटड़ी पंचायत समिति के गोरों का खेड़ा स्कूल में घुसे मादा पैंथर के 2 शावक, अध्यापक और ग्रामीण लाठियां लेकर बचाव में जुटे। मनसा गांव के सैकड़ों ग्रामीण स्कूल बाउंड्री पर मौजूद। सूचना पर वन विभाग में कोटड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। और अब सीकर के खंडेला से खबर, जहां बांग्लादेशियों की शरण स्थली बना खंडेला इलाका। अवैध बांग्लादेशियों के पकड़े जाने का सिलसिला यहां जारी। चौकड़ी रोड पर फिर पकड़े गए 1.5 दर्जन बांग्लादेशी। गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने रात भर पीछा कर पकड़ा। खंडेला पुलिस को बुलाकर सुपुर्द किया। कल पुलिस कार्रवाई के दौरान खेतों में फरार हुए थे ये लोग। शरण देने वालों के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस की चेतावनी के बाद भी ईंट भट्टा मालिक नजर नहीं आ रहे, बाज नहीं आ रहे। अवैध बांग्लादेशियों को बेखौफ होकर शरण दी जा रही है। 12 से ईंट भट्टे पर ये लोग मजदूरी कर रहे थे। तो अवैध बांग्लादेशियों के पकड़े जाने का सिलसिला यहां लगातार जारी है। चौकड़ी रोड पर फिर से पकड़े गए 1.5 दर्जन बांग्लादेशी। गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने रात भर इनका पीछा किया, इन्हें पकड़ा और फिर पुलिस को बुलाकर सुपुर्द किया। कल पुलिस की कार्रवाई हुई थी और इसी दौरान खेतों में ये लोग फरार हुए थे। हालांकि शरण देने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन चेतावनी है पुलिस की। बावजूद ईंट भट्टा मालिक बाज नहीं आ रहे। बालोतरा की बायतू से खबर है, जहां भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। बायतू उपखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। ग्राम पंचायत सेवनियाला में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। महिलाओं ने बताया कि पिछले 4 महीने से गांव की मुख्य जो टंकी है पानी की, उसमें पानी नहीं आ रहा है। 1 साल से हैंडपंप खराब पड़ा है और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। विभाग के अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। 45 डिग्री तापमान
है और इस गर्मी में भी गांव में पीने के लिए पानी नहीं आता। 200 घरों की बस्ती में एक हैंडपंप है। पिछले 1 साल से खराब कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन इस ओर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। आमजन पानी के लिए तरस रहे हैं और अधिकारी एसी में मस्त हैं। पानी की इस किल्लत को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, लेकिन विभाग के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, फोन तक नहीं उठाते हैं। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां महारानी कॉलेज में आधार सेवा केंद्र खोलने की मांग और डीओआईटी द्वारा आधार सेवा केंद्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं खोलने से परेशानी हो रही है। प्रवेश के समय एबीसी आईडी, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न स्कॉलरशिप आवेदन में आधार कार्ड में संशोधन जरूरी है। राज्य सरकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपडेट आधार जरूरी है। ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े महिला कॉलेज में ई मित्र के साथ आधार सुविधा खोले जाने की मांग हो रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय आईटी विभाग डिप्टी डायरेक्टर ने भी डीओआईटी को पत्र भेजकर अवगत करवाया है, जबकि महारानी ई मित्र संचालक आधार सुविधा केंद्र चलाने की तमाम शर्तें पूरी करता है। ऑनलाइन फॉर्म नहीं खोलने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महारानी कॉलेज में आधार सेवा केंद्र खोलने की मांग लगातार की जा रही है। हिंडौन सिटी जिला पुलिस का ऑपरेशन स्मैक आउट, डीएसटी टीम और कुड़गांव थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। स्मैक तस्कर इमरान पठान निवासी ट्रक यूनियन गंगापुर सिटी को गिरफ्तार किया। करीब 3 लाख रुपए की 8.27 ग्राम अवैध स्मैक जब्त। स्मैक बिक्री के 20,500 रुपए भी जब्त। डीएसटी इंचार्ज देवेश जाटव के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। कार्रवाई में कांस्टेबल रामदास और ललित की अहम भूमिका रही। करौली गंगापुर हाईवे पर गोकुलपुर के पास घेराबंदी कर पकड़ा स्मैक तस्कर इमरान पठान। जैसलमेर जिले में इन दिनों कर्रा रोग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार गौवंश इसकी चपेट में आ रहा है और अब तक 500 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग ने पशुपालकों की नींदें उड़ा दी हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा स्वयं पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि गौवंश की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस रोग से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। सरकार की सक्रियता को देखते हुए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत स्वयं जैसलमेर पहुंचे, अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर पूरे हालात की समीक्षा की। लगातार फीडबैक लिया जा रहा है और इसी क्रम में जयपुर से विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय टीम को जैसलमेर भेजा गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की, पशुओं की स्थिति देखी और सैंपलिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया। मिट्टी, चारा और ब्लड सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जयपुर स्थित वेटनरी यूनिवर्सिटी के लैब में जांच के लिए भेजा गया है। झुंझुनू जिले में देर रात मौसम ने करवट ली। तेज झोंकेदार हवाओं के साथ कल सुबह बारिश हुई, जिससे इलाके का मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई। वहीं रात का तापमान भी धड़ाम के साथ गिर गया। पिलानी में परसों रात का टेम्परेचर जहां 25.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया, तो वहीं कल रात को ये पारा 8.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर सिर्फ 17.2 डिग्री ही रह गया। करीब 1 महीने बाद रात का तापमान 17 डिग्री के आसपास पहुंचा है। वहीं रात को कई इलाकों में बारिश भी हुई। सर्वाधिक 16 mm बारिश खेतड़ी में दर्ज हुई। मौसम के इस बदले हुए मिजाज के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने रात्रि में तेज अंधड़ से हुए प्रारंभिक नुकसान का आकलन करने के लिए निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। आज झुंझुनू जिले में रात में काफ़ी तेज अंधड़ आया है, बरसात भी हुई है और इस प्रकार का हमें अल सुबह मालूम हुआ तो मैंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है अन्य विभागों की इस संबंध में आकलन करें और जो भी क्षति किसी प्रकार की कहीं हुई है तो उन्हें सहायता की जो अगर दरकार हो तो हम ये व्यवस्था भी कराएं। आज झुंझुनू जिले में रात
राज्य सरकार द्वारा खान विभाग द्वारा काटे गए डंपरों, ट्रकों और अन्य वाहनों की ई रवाना के आधार पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने भी चालान काटे हैं। इस चालान राशि को जमा करवाने के लिए परिवहन विभाग और वाहन मालिक आमने सामने हैं। पिछले 5 दिनों से झुंझुनू के परिवहन विभाग कार्यालय के बाहर डंपर मालिकों का धरना जारी है। वहीं आज धरने पर 5 डंपर मालिक क्रमिक अनशन पर बैठे। डंपर यूनियन के प्रवक्ता विकास कुमार ने बताया कि जब तक उनकी निलंबित आरसी को बहाल नहीं किया जाएगा और ई रवाना के आधार पर काटे गए चालान पूर्ण माफ नहीं होंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने झुंझुनू डीटीओ को भी हटाने की मांग की है। साथ ही कहा कि डीटीओ के कार्यकाल की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इधर डीटीओ डॉक्टर मक्खनलाल जांगीर ने बताया कि जो भी चालान काटे गए हैं और चालान राशि जमा न करवाने वाले वाहनों की आरसी निलंबित की गई है, वो नियमों के तहत ही की गई है। झुंझुनू डंपर यूनियन के द्वारा पिछले 5 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हमारी प्रमुख जो मांगे हैं, उसमें पहली जो मांग है, जो आरसी हमारी निरस्त कर दी गई, उन्हें पुनः बहाल किया जाए। दूसरी जो मांग हमारी, जो ई रवाना चलान के नाम से, अवैध वसूली के नाम से जो बड़े बड़े रवाने काट दिए गए, जुर्माना लगा दिया गया, उसको पूर्णतः माफ किया जाए। तीसरी जो भ्रष्ट अधिकारी मक्खनलाल जांगीर यहाँ बैठा है, उसकी सीबीआई जांच हो और उसको इस जिले से तबादला किया जाए। पूर्ववर्ती सरकार में भी 1.5 साल रहा, अब भी यहाँ बैठा है। उससे आम व्यक्ति नहीं, आम जन का, छोटे टेम्पो स्कूटर ड्राइवर से लेके मैं बोलूँगा टेम्पो ट्रक चालक से लोग। खान एवं भूविज्ञान विभाग तथा परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये प्रिय सपना है कि प्रदेश जो है वो अवैध खनन तथा ओवरलोड परिवहन से मुक्त हो और एक हादसा रहित प्रदेश का निर्माण हो। इसी क्रम में जो है खान एवं भूविज्ञान विभाग तथा परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर आपस में जुड़े होने के फलस्वरूप जब भी कोई ई रवाना करता है तो उसकी सूचना परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर पर आती है। गाड़ी कितनी ओवरलोड है उसकी सूचना हमारे पास आती है। उसके आधार पर इनकी ई रवाना चालान बनाए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ओवरलोड को हतोत्साहित करने के लिए अपनाई गई ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो। उसके पश्चात सरकार ने जो है वो अपने फरवरी 2025 में अमनेस्टी स्कीम जारी करी, जिसमें समस्त ई रवाना चालानों का निस्तारण 5% राशि जमा करा के करवाए जाने का प्रावधान किया गया। इस योजना का हमने व्यापक खबर विराटनगर से है, जहां क्षेत्रवासी प्रस्तावित पंचायत समिति मैडकुंडला में जुड़कर रहना चाहते हैं। नवीन पुनर्गठन में मैडकुंडला पंचायत समिति प्रस्तावित हुई है, लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इसके नाते कुंडला क्षेत्र के ग्रामीणों ने आज एसडीएम कार्यालय में नवीन पंचायत समिति मैडकुंडला को प्रकाशित करने का ज्ञापन सौंपा। मैडकुंडला को पंचायत समिति बनाओ संघर्ष समिति के सदस्य शिवपाल सूद सेवरा ने बताया कि नवीन प्रस्ताव में विराटनगर पंचायत समिति के मैडकुंडला क्षेत्र की 13 ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव दिया गया है। नवीन पुनर्गठन में सेवरा खेड़ा, श्यामपुरा, बियावास नवीन ग्राम पंचायत बनी है। इससे कुंडला क्षेत्र में पंचायतों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। इसका प्रस्ताव नवीन पंचायत समिति मैडकुंडला के नाते प्रस्तावित है और इन ग्राम पंचायतों के आधार पर जिला कलेक्टर कोटपुतली बहरोड के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। नवीन मैडकुंडला पंचायत समिति सृजन होने के साथ इस क्षेत्र में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पुनर्गठन में क्षेत्र के नागरिकों की भावनाओं पर कुठाराघात न हो, इस संपूर्ण कुंडला क्षेत्र को पुनर्गठन में नवीन पंचायत समिति मैडकुंडला में जोड़ने से हमारे क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा, ऐसा ग्रामीणों का कहना। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने वाराणसी के खोजवा में आयोजित अक्षय कन्यादान महोत्सव में पिता की भूमिका निभाकर सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। इस भव्य समारोह में सवर्ण, दलित और पिछड़े समाज के 125 जोड़ों का सामूहिक विवाह वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। शंकुलधारा पोखरे पर आयोजित इस महोत्सव में डॉक्टर भागवत ने सोनभद्र के जोगीडीह गांव की वनवासी कन्या रजवंती का कन्यादान किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने बेटी के पांव पखारे और कन्यादान का संकल्प लिया, जिसने समारोह को भावुक और प्रेरणादायक बना दिया। रजवंती ने अपने धर्म पिता डॉक्टर भागवत जी के आशीर्वाद के साए में सोनभद्र के रेणुकूट निवासी आदिवासी युवक अमन के साथ 7 फेरे लिए। इस दौरान डॉक्टर भागवत ने बेटी को नेग में 501 रुपए दिए और वर अमन को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसे हमेशा खुश रखना। डॉक्टर मोहन भागवत ने पारंपरिक परिधान में बारात की अगवानी की। सफेद कुर्ता, पीली धोती और कंधे पर पीला गमछा पहने डॉक्टर भागवत ने बारातियों का स्वागत कर पारंपरिक मूल्यों को जीवंत किया।
समारोह में 125 वेदियों पर शहर के विशिष्ट नागरिकों ने कन्यादान कर पिता की भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां भीषण गर्मी में पहाड़ियों के बीच झाड़ियों में लगी आग, दोपहर में आग, उगलती गर्मी में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग की लपटों और धुएं के गुब्बारे को देखकर मौके पर लोग पहुंचे। घटना के बाद आग का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सूचना पर नगर पालिका की दमकल पहुंची। दमकल कर्मी आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। 4 लेन हाईवे हनुमान टेकरी रबाड़ीवास के पास की घटना है। अलवर के रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में स्थित पिपरौली गांव की पहाड़ी से एक अज्ञात व्यक्ति का कंकाल मिला है। शुक्रवार सुबह 11 बजे एक स्थानीय ग्वाला बकरियां चरा रहा था, तभी उसे तेज बदबू आई। जब उसने पास जाकर देखा तो वहां एक मानव कंकाल था। ग्वाले ने तुरंत गांव वालों को सूचित किया। ग्रामीणों ने रामगढ़ थाना पुलिस को खबर की और थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कंकाल से आ रही तेज बदबू के कारण जांच में कठिनाई आई। डीएसपी सुनील कुमार शर्मा के अनुसार कंकाल करीब 20 दिन पुराना है। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी भेजा। मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है। पहचान होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। भिवाड़ी में एडीएम सुमित्रा मिश्र और वकीलों के बीच उत्पन्न विवाद लगातार तीव्र होता जा रहा है। तीसरे दिन भी वकीलों का धरना और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। अधिवक्ता एडीएम द्वारा एक साथी वकील के साथ किए गए कथित अभद्र व्यवहार को लेकर आक्रोशित हैं और उन्होंने एडीएम से सार्वजनिक माफी की मांग की है। वकीलों ने एडीएम कार्यालय के बाहर पुतला दहन करते हुए जोरदार नारेबाजी की थी। शुक्रवार को विरोध का तरीका बदलते हुए वकीलों ने सुबह एडीएम कार्यालय के सामने सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया, जिसमें भिवाड़ी बार एसोसिएशन और अभिभाषक संघ के सभी वकील शामिल हुए। अधिवक्ताओं ने यह भी ऐलान किया कि आगामी 5 मई को राज्यपाल के भिवाड़ी दौरे के दौरान उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें एडीएम के स्थानांतरण और बर्खास्तगी की मांग की जाएगी। साथ ही वकीलों ने बताया कि एडीएम के खिलाफ अलग से न्यायालय में वाद भी दायर किया जाएगा। विवाद अब प्रशासनिक स्तर से उठकर संवैधानिक स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है, जिससे जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। एडीएम के लिए हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। सारे दोनों बारों ने मिलकर सद्बुद्धि यज्ञ किया है। अब हमारे आगे की जो कार्रवाई है कि एडीएम के खिलाफ एक तो हम परिवाद पेश करेंगे न्यायालय में। दूसरा 5 तारीख को राज्यपाल जो आ रहे हैं उनके खिलाफ हम एडीएम के विपक्ष में जेल भरो आंदोलन करेंगे और अपनी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। और जब तक इसकी बर्खास्त नहीं की जाएगी तब तक हम ये कार्रवाई आगे जारी रखेंगे। आपकी शिकायत का एडीएम ने अभी तक सुनी नहीं है? नहीं, अभी तक हमारी एडीएम ने कोई शिकायत नहीं सुनी है। कोई उच्च अधिकारियों को कोई दी नहीं, ना किसी उच्च अधिकारी का फोन आया, ना कोई एडीएम ने हमको। आपकी तरफ से कोई दी गई है? हमारी तरफ से हमने परसों एक लिखित में सूचना देने के लिए आए थे इनके पास।